नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस बाय हरीश में। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी, आशा करते हैं कि आपका जो आने वाला ग्रुप डी का एग्जाम है उसके लिए आप बहुत ही तन मन धन से मेहनत कर रहे होंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए जरूर पढ़ ही रहे होंगे। तो ये अपना एनसीईआरटी का अध्याय 9 है, कक्षा 10 का, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। क्या नाम है? आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इससे ग्रुप डी में कम से कम तो 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। इससे पूछता ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, इसमें आनुवांशिकता के दो भाग होते हैं। एक होता है आनुवांशिकता या वंशागति और दूसरा होता है विभिन्नता या विविधता। क्या बोला जाता है? विभिन्नता या विविधता के नाम से भी जाना जाता है। आनुवांशिकता या वंशागति किसे कहते हैं? तो विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना। पूर्ण विश्वसनीयता के साथ क्या होना? वंशागत होना आनुवांशिकता या वंशागति कहलाता है। विभिन्नता क्या है? यह है जनन, यह जनक और संतति के लक्षणों की असामान्यता की अवस्था है। इसमें क्या होता है? असामान्यताएं होती हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? भिन्नता या विविधता नाम दिया जाता है। इसके बाद जो भिन्नता या विविधता है ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है शारीरिक कोशिका भिन्नता, शारीरिक कोशिका भिन्नता होता है, और दूसरा होता है जनन कोशिका भिन्नता। दूसरा क्या होता है? जनन कोशिका भिन्नता। शारीरिक कोशिका भिन्नता में देखिए क्या क्या आता है। शारीरिक कोशिका भिन्नता में यह शारीरिक कोशिकाओं में आती है। ये किसमें आती है? शारीरिक कोशिकाओं में आती है। यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। शारीरिक कोशिका में क्या होता है? यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। जैव विकास में सहायक नहीं होती है। जैव विकास में भी शारीरिक कोशिका भिन्नता सहायक नहीं होती है। इसके बाद आगे है, इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। तो जो शारीरिक कोशिका भिन्नता है इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? उपार्जित लक्षण के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कानों में छेद करना। जैसे कि मान के चलो इस पीढ़ी में किसी ने कान छिदवा लिए, तो उसके होने वाले बच्चे क्या जितने भी होंगे उनके कान छिदे होंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसे बोला जाता है शारीरिक कोशिका भिन्नता। ऐसा नहीं होता है। कुत्तों में पूंछ काटना। अगर मान के चलिए प्रथम पीढ़ी के कुत्तों की एक पूंछ काट दिया जाए, तो जो दूसरी पीढ़ी के कुत्ते होंगे क्या उनकी पूंछ कटी आएगी? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? शारीरिक कोशिका भिन्नता होती है। शरीर में भिन्नता आती है। अब है अपना जनन कोशिका भिन्नता। ये क्या होती है? जनन कोशिका भिन्नता ये जनन कोशिकाओं में आती है। किसमें आती है? जनन कोशिकाओं में आती है। यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है, जबकि शारीरिक कोशिका भिन्नता ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है, और जनन कोशिका भिन्नता ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है। जैव विकास में सहायक भी होती है। क्या होती है? जैव विकास में सहायक भी होती है। इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। जो जनन कोशिका भिन्नता है इनको आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मानव के बालों का रंग। मानव के बालों का रंग, अगर मान के चलिए पहले पीढ़ी के जो जनक है उनके बालों का रंग अगर काला है, ब्लैक है, तो उनके होने वाले बच्चों का रंग भी क्या होगा? ब्लैक ही होगा। इस प्रकार के लक्षण को क्या बोला जाता है? जनन कोशिका भिन्नता बोला जाता है। आगे है मानव शरीर की लंबाई। मानव शरीर की लंबाई, मान के चलिए प्रथम पीढ़ी के जो जनक है उनकी लंबाई 4 से 5 फुट है, तो आने वाली द्वितीय पीढ़ी में उनके जो बच्चे होंगे उनकी लंबाई 4 से 5 फुट ही होगी। तो इस प्रकार के लक्षण को जनन कोशिका भिन्नता के अंतर्गत रखा जाता है। आगे है जनन के दौरान भिन्नताओं का संचयन। जनन के दौरान भिन्नताओं का क्या है? संचयन है। तो भिन्नता देखिए जनन द्वारा परिलक्षित होती हैं। ये किसके द्वारा होती है? जनन के द्वारा परिलक्षित होती हैं, चाहे वह जंतु हो, चाहे वो कोई भी हो, जंतु हो चाहे कोई भी हो।
ये कितना प्रकार की होती है भिन्नताएं? तो ये दो प्रकार की होती है। एक होता है अलैंगिक जनन, क्या होता है? जनन के दौरान भिन्नताएं। तो ये दो प्रकार की होती है, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है अपना लैंगिक जनन। दूसरा क्या होता है? लैंगिक जनन। यहां पर देखिए अलैंगिक जनन में क्या होता है? भिन्नताएं कम होती है। अलैंगिक जनन में क्या होता है? भिन्नताएं बहुत कम होती है। अलैंगिक जनन में भिन्नताएं कम होती हैं। डीएनए प्रतिक्रिया के समय न्यून त्रुटियां के कारण उत्पन्न होता है। बहुत ही कम त्रुटियों के कारण डीएनए उत्पन्न हो जाता है। किसमें? अलैंगिक जनन में। और बहुत ही कम में भिन्नताएं भी पाई जाती है। लैंगिक जनन में विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है, मतलब विविधताएं बहुत ज्यादा होती है, भिन्नताएं बहुत ज्यादा होती है। किसमें? लैंगिक जनन में। क्रॉस संकरण के द्वारा गुणसूत्र क्रोमोसोम के 20 संयोजन द्वारा म्यूटेशन, इसको बोला जाता है उत्परिवर्तन। म्यूटेशन को क्या बोला जाता है? उत्परिवर्तन के द्वारा होता है। जो गुणसूत्र क्रोमोसोम के वियोजन द्वारा म्यूटेशन होता है, किसका? क्रॉस संकरण के द्वारा। क्रॉस संकरण के द्वारा। इसका दूसरा है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ये भी किसमें होता है? तो लैंगिक जनन में आनुवंशिकता और जैव विकास दोनों होते हैं। आगे है विभिन्नता के लाभ। विभिन्नता के कौन कौन से लाभ हैं? देखिए कि जो भिन्न है उनके लाभ क्या क्या हैं। तो पहला है प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ को हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। पहला लाभ है उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। अधिक गर्मी से बचने की संभावना होती है। ये इसका पहला हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है। जैव विकास प्रक्रम का क्या बनाता है? आधार बनाता है। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तक हैं। क्या है? मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तक हैं। जो क्या थे? भिन्नता के लाभ थे। आगे है मेंडल का योगदान। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मेंडल का योगदान। मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। क्या किए? मुख्य नियम प्रस्तुत किए थे। किसने? मेंडल साहब ने प्रस्तुत किए थे। मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे के विपर्यासी, मतलब कि विपर्यासी कितने लक्षण? 7 लक्षण, 7 जो विकल्पी थे, उन लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप में दिखाई देते हैं। जो स्थूल रूप में दिखाई देते हैं। वो लक्षण कौन कौन से हैं? तो 7 लक्षणों पर प्रयोग किया था मेंडल साहब ने। लक्षण है, पहला है बीज का आकार। एक तो उसने प्रयोग किया था बीज के आकार पर कि उसका आकार कैसा होता है। तो प्रभावी विशेषक कैसा होगा? गोल। बीज का आकार अगर गोल है तो वो कैसा होगा? प्रभावी होगा। लक्षण वो कैसा दिखेगा तुम्हें? प्रभावी लक्षण दिखेगा। और अप्रभावी विशेषक कौन होगा? वो होगा झुर्रीदार। अगर दो बीज के आकार ले लिए, एक गोल बीज का आकार लिया और एक झुर्रीदार बीज का आकार लिया, और उनका बीज क्या कराया गया? संकर कराया गया, तो होने वाली F2 पीढ़ी में या F1 पीढ़ी में जो बीज बनेगा वो कैसा बनेगा? तो गोल बनेगा। गोल क्यों बनेगा? क्योंकि ये बीज कैसा होता है? प्रभावी होता है। तो प्रभावी बीज बनता है। आगे है बीज का रंग। आगे क्या है? बीज का रंग। ये दूसरा अपना लक्षण है। तो बीज का रंग कैसा होना चाहिए? प्रभावी में पीला रंग होना चाहिए। अप्रभावी में क्या होना चाहिए? हरा। कैसा होना चाहिए? हरा होना चाहिए। तो प्रभावी रंग पीला और अप्रभावी हरा जरूरी है। तीसरा है अपना फूल का रंग। तीसरा क्या है? फूल का रंग। तो फूल का रंग बैगनी क्या होता है? बैगनी रंग प्रभावी होता है, प्रभावी। और सफेद क्या होता है? अप्रभावी होता है। सफेद कैसा होता है? अप्रभावी, और बैगनी प्रभावी होता है। ऐसे ही आगे है फली का आकार।
फूली हुई फली कैसी होती है? जो फूली हुई फली होती है अपनी प्रभावी होती है, और सिकुड़ी हुई फली अप्रभावी होती है। क्या होती है? अप्रभावी। सिकुड़ी हुई फली को अप्रभावी में रखा गया है और फूली हुई फली को प्रभावी लक्षण में रखा गया है। आगे है फली का रंग। आगे क्या है? फली का रंग। अगर फली का रंग हरा है तो फली कैसी होगी? प्रभावी होगी। और अगर फली का रंग पीला है तो ये अप्रभावी होगी। अप्रभावी होगी। तो फली का रंग कैसा होना चाहिए? हरा होना चाहिए, जिससे वो प्रभावी हो। आगे अपना क्या है? आगे है पुष्प की स्थिति। आगे क्या है? पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति कैसी होनी चाहिए? अक्षीय। पुष्प की स्थिति अक्षीय होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ये प्रभावी आ जाएगा। प्रभावी कैसा होगा? प्रभावी होगा। अगर अंत है तो क्या होगा? अप्रभावी होगा। तो वो क्या हो जाएगा? अप्रभावी हो जाएगा। अपना लास्ट स्थिति है पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति कैसी होगी? तो पुष्प कैसा होना चाहिए? पुष्प लंबा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लंबा। और लंबा होगा अगर पुष्प तो प्रभावी होगा। कैसा होगा? प्रभावी होगा। अगर पुष्प बौना है तो वो कैसा होगा? अप्रभावी होगा। कैसा होगा? अप्रभावी होगा। तो ध्यान रखना है कि पुष्प की स्थिति कैसी होनी चाहिए? लंबा। पुष्प कैसा होना चाहिए? लंबा होना चाहिए। अगर लंबा है तो प्रभावी होगा, और अगर बौना है तो अप्रभावी होगा। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के विपर्यास वृक्षणों के 7 जोड़े थे। कितने? 7। 7 के 7 ही जोड़े अपन ने क्या कर लिए? पढ़ लिए। अब इसका क्या है? मेंडल द्वारा मटर के पौधों का चयन। मेंडल ने मटर के पौधों का ही चयन क्यों किया? जे इसमें लिखा। इसके क्या गुण थे? तो पहला गुण है इसका, मटर के पौधों में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप में दिखाई देते हैं। इसमें कई प्रयास कर सकते हो तुम। दूसरा है इसका जीवन काल छोटा होता है। मटर के पौधे का जीवन काल कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है, जिससे तुम एक साल में कम से कम 2 से 3-4 बार लक्षण उस पर कर सकते हो। आगे है तीसरा पॉइंट है सामान्यतः स्वपरागण होता है। इसमें क्या होता है? स्वपरागण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परपरागण भी कराया जा सकता है। इससे कृत्रिम तरीके से भी परपरागण कराया जा सकता है मटर के पौधे में। इसलिए मेंडल साहब ने मटर का पौधे का चुना था। अगला है एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है। कौन? मटर का पौधा। इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को चुना। आगे है मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के 7 विपर्यास विशेषक। 7 विपर्यास विशेषक। तो यहां पर दिया गया है क्रमांक संख्या 1। इसमें क्या है? लक्षण, तने की ऊंचाई। और विपर्यास विशेषण क्या होता है? तने की ऊंचाई के लिए लंबा कैसा होता है? लंबा होता है प्रभावी। लंबा कैसा होता है? प्रभावी होता है। बौना अप्रभावी होता है। बौना कैसा होता है? अप्रभावी होता है। ये किसके लिए होती है? तने की ऊंचाई के लिए। तने की ऊंचाई अगर कैसी है? लंबी है तो कैसा होगा? तना प्रभावी होगा। अगर बौना है तो वो कैसा हो जाएगा? अप्रभावी हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है फूल का रंग। अगर फूल का रंग बैंगनी है, अगर फूल का रंग कैसा है? बैंगनी है, तो ये प्रभावी होगा। दूसरी पीढ़ी में पूरे फूल के रंग कैसे होंगे? तो बैंगनी रंग के होंगे। अगर सफेद है तो ये कैसा होता है? अपना अप्रभावी होता है। तीसरी स्थिति है इसकी फूल की स्थिति। फूल अगर अक्षीय है तो प्रभावी होगा, अगर सत्य है तो अप्रभावी होगा। ऐसे ही फली का अगर आकार फूला है तो प्रभावी, अगर सिकुड़ा हुआ है तो अप्रभावी होगा। आगे है फली का रंग। अगर फली का रंग हरा है, फली का रंग कैसा है? हरा है, तो ये प्रभावी होगा। अगर पीला है तो अप्रभावी होगा। इसी प्रकार बीज का आकार अगर गोल है तो प्रभावी, और मुरझाया है तो कैसा होगा? झुर्रीदार। इसे बोलते हैं गोल या झुर्रीदार। तो झुर्रीदार है तो कैसा हो जाएगा? अपना अप्रभावी लक्षण होगा। और लास्ट है इसका 7वां बीज का रंग। बीज का रंग अगर पीला है तो प्रभावी होगा, और अगर हरा है तो अप्रभावी होगा। इसमें यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है फली का रंग और बीज के रंग में। यहाँ पर क्या होता है? फली का रंग हरा जो है वो प्रभावी होता है, और यहाँ बीज का रंग जो हरा है वो अप्रभावी होता है।
तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि फली का अगर रंग आए तो वहां पर हरा प्रभावी होता है, और बीज का अगर रंग आए तो यहाँ पर पीला प्रभावी होता है। आगे है एकल संकरण, मोनोहाइब्रिड। एकल संकरण को क्या बोला जाता है? मोनोहाइब्रिड। देखिए एकल संकरण मोनोहाइब्रिड, मटर के दो पौधों की एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकरण कहा जाता है। अगर एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? मोनोहाइब्रिड या एकल संकरण क्रॉस कहा जाता है। आगे है उदाहरण, जैसे एक लंबा पौधा ले लिया और एक बौना पौधा ले लिया, इन दोनों के मध्य क्या कराया गया? संकरण कराया गया, लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य। तो अभी अपन ने पढ़ा है कि लंबा पौधा क्या होता है? प्रभावी होता है, और बौना पौधा क्या होता है? अप्रभावी होता है। बौना पौधा अप्रभावी होता है। तो इसका क्या कराना है? संकरण कराना है। तो प्रथम पीढ़ी में क्या होगा? देखिए यहाँ पर एकल संकरण, एकल संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकरण। तो प्रथम पीढ़ी में अपन ने क्या ले लिया? यहाँ पर लंबा पौधा, लंबा पौधा को किससे डोनेट किया? कैपिटल टी से, कैपिटल टी से इसमें डोनेट कर दिया, और बौने को स्मॉल टी से दर्शाया गया। तो यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ कि स्मॉल टी का कैपिटल जो टी है इसको अलग अलग इन्होंने एक यहाँ पर रख दिया, एक यहाँ पर रख लिया। इसी प्रकार स्मॉल टी को यहाँ तोड़ दिया और यहाँ पर तोड़ दिया। अब दोनों को क्या करना है? क्रॉस करवाना है। प्रथम पीढ़ी में क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है। देखिए करते हैं इसको, तो इसको करिए। यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर लंबे पौधे टी है, इसको अलग से लिख लिया दोनों में, टी और टी। यहाँ पर स्मॉल टी और स्मॉल टी जो बौने पौधे हैं, इनको क्या कर लिया? स्मॉल टी और स्मॉल टी ये दोनों अलग कर लिए। तब इस कैपिटल टी का क्रॉस इस बौने पौधे के साथ होगा, तो एक कैपिटल एक स्मॉल आ जाएगा। अब इसी का इसके साथ होगा क्रॉस, तो एक कैपिटल एक स्मॉल आ जाएगा। फिर क्या होगा? इस कैपिटल का इस स्मॉल टी के साथ होगा, एक कैपिटल एक स्मॉल। फिर इसी प्रकार इसी कैपिटल का इस स्मॉल के साथ होगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चारों में क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी दे रखा है चारों में। तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण क्या होता है? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी सब में प्रभावी है, तो क्या हो जाएगा? जिस पूरे के पूरे F1 पीढ़ी में, ये क्या है? F1 पीढ़ी में पौधे जितने भी होंगे वो कैसे होंगे? लंबे पौधे होंगे, क्योंकि सबके सब क्या है? प्रभावी हैं। कैसे हैं? प्रभावी हैं, प्रभावी लक्षण है। इसलिए F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे होंगे सभी के सभी कैसे होंगे? लंबे होंगे, बौने कोई भी पौधा नहीं होगा। ये इसमें दर्शाया गया है कि ये क्या है? प्रभावी, जे भी प्रभावी है, जे भी प्रभावी है और जे भी प्रभावी लक्षण है। तो सभी लंबे पौधे होंगे। स्मॉल टी और कैपिटल टी का मतलब क्या होता है? सभी लंबे पौधे होंगे। इसी प्रकार आगे F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी से क्या किया? अब F2 पीढ़ी में, तो अपन ने F1 पीढ़ी के कोई दो पौधों को ले लिया, इन्हीं दो पौधों को ले लिया। यहाँ पर एक जे लंबा है, जे भी लंबा पौधा है, और जे क्या है? एक बौना पौधा मान लो, जे क्या है? बौना पौधा है। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर दोनों को तोड़ दिया, तो इस टी का क्रॉस अगर इस टी के साथ कराएंगे, इस टी के साथ, तो कैपिटल टी आ जाएगा, और इस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। इसी प्रकार स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ होगा तो कैपिटल और स्मॉल आ जाएगा। इसी प्रकार स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ होगा तो स्मॉल टी आ जाएगा। और अभी अपन ने आगे पढ़ा है कि डबल स्मॉल टी को क्या बोला जाता है? बौना पौधा, और डबल कैपिटल टी को बोला जाता है लंबा पौधा। और जो यहाँ पर स्मॉल टी और कैपिटल टी है, इसे भी लंबा पौधा, स्मॉल टी और कैपिटल टी को भी लंबा पौधा के नाम से जाना जाता है। तो जी क्या थी? F2 पीढ़ी थी अपनी। आगे है अवलोकन। अवलोकन करने पर प्रथम संतति पीढ़ी F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे थे? लंबे थे। सभी पौधे कैसे थे? लंबे थे। जबकि F2 पीढ़ी में 3/4 लंबे पौधे
1/4 बौने पौधे थे। इसका मतलब है कि टोटल कितनी, 4 में से 3 क्या थे, लंबे थे, और 1 क्या था, बौना था। 3 प्रभावी थे और 1 अप्रभावी था। एक कैसा था, अप्रभावी था। कौन सी पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में। इसी प्रकार जीनोटाइप देखिए इसका, जीनोटाइप F2 पीढ़ी में क्या था, 3:1। क्या था, जीनोटाइप जो था F2 पीढ़ी में वो कितना था, 3:1। कह सकते हो 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा था। 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा था। अगर जीनोटाइप F3 पीढ़ी में देखा जाए, F3 पीढ़ी में देखा जाए तो जीनोटाइप का जो रेशियो बनता है वो 1:2:1 बनता है। कौन सी पीढ़ी में, F3 पीढ़ी में। जैसे कि यहाँ पर TT, कैपिटल 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 और स्मॉल, यहाँ पर स्मॉल स्मॉल टी का जब संयोजन कराया गया तो इसका अनुपात क्या बना, 1:1। कह सकते हो कि जो कैपिटल कैपिटल है ये कितने थे, 1 थे, और जो स्मॉल स्मॉल थे ये कितने थे, 2 थे, और जो स्मॉल स्मॉल थे ये कितने थे, 1 थे। कैपिटल और स्मॉल 2 थे, स्मॉल स्मॉल 1 था, और कैपिटल कैपिटल 1 था। इसलिए ये F3 पीढ़ी में जीनोटाइप अपना कितना बना, 1:2:1 बना, अनुपात प्राप्त होता है। आगे अपना निष्कर्ष है। निष्कर्ष में कैपिटल टी, कैपिटल टी व कैपिटल और स्मॉल टी दोनों लंबे होते हैं। निष्कर्ष में क्या होते हैं, दोनों कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। इसको बोला जाता है लंबा, इसको बोला जाता है शुद्ध लंबा। शुद्ध लंबा। यद्यपि और जो स्मॉल स्मॉल टी होता है इसे बोला जाता है शुद्ध बौना। क्या बोला जाता है, शुद्ध बौना। और जो ये क्या बोला जाता है, शुद्ध बौना बोला जाता है। अगला दूसरा निष्कर्ष है, टी की एक प्रति पौधों को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है। टी की एक प्रति क्या है, पौधों को लंबा बनाने के लिए ही पर्याप्त है। अगर एक टी भी स्मॉल टी के साथ हो जाए तो वो क्या हो जाता है, लंबा पौधा बन जाता है। जबकि बौनेपन के लिए टी की दोनों प्रतियां डबल टी होनी जरूरी है। जब तक कि दोनों के स्मॉल स्मॉल टी नहीं होगी तब तक वो पौधा कैसा, बौना नहीं होगा। टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। कैपिटल टी जो होता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है, और जबकि स्मॉल टी लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। आगे है द्विसंकरण या द्विविकल्पीय संकरण। मटर के 2 पौधों को 2 जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराना। इसमें 2-2 जोड़ी होते हैं तब जाके क्रॉस कराते हैं। इसमें एक जोड़ी ये है, एक जोड़ी ये। इन दोनों जोड़ी का इस झुर्रीदार ये होता है झुर्रीदार, ये हरा, ये क्या है, झुर्रीदार और हरा। कैपिटल कैपिटल को गोल और पीला, यहाँ पर झुर्रीदार को स्मॉल और स्मॉल वाई से निरूपित करते हैं। तो यहाँ से अब एक एक ले लिया, यहाँ पर एक आर गोल का ले लिया और पीले का येलो बाई ले लिया। यहाँ से पीले का बाई येलो ले लिया और राउंड का गोल का आर ले लिया। यहाँ से स्मॉल स्मॉल ले लिया, ऐसे झुर्रीदार का आर और हरा का बाई ले लिया। अब इनके बीच क्रॉस कराया गया F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में क्या बना, F1 पीढ़ी में बना कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल बाई और स्मॉल बाई। इसका क्या पता चला, गोल पीले बीज। कैसे, गोल और पीले, क्यों, क्योंकि दोनों प्रभावी हैं। यहाँ पर आर भी प्रभावी है और यहाँ पर बाई भी प्रभावी है। तो F1 पीढ़ी में क्या निकलेंगे, गोल और पीले बीज निकलेंगे। अब इनका स्वपरागण कराया गया। इनका क्या कराया गया, स्वपरागण कराया गया। तो स्वपरागण कराने के बाद जी आ गए द्वितीयक पीढ़ी। इसमें क्या होता है, क्रॉस कराया जाता है। पहले इस आर वाई का इस आर वाई के साथ क्रॉस कराया जाएगा तो जी आ जाएगा। फिर इस आर वाई का क्रॉस इस आर वाई के साथ कराया जाएगा तो ये आएगा। फिर इसी आर वाई का क्रॉस इस आर वाई के साथ कराया जाएगा तो यहाँ पर आएगा। इसके बाद फिर इसी का इस कैपिटल स्मॉल और स्मॉल वाई के साथ कराया जाएगा तो यहाँ पर आर कैपिटल और स्मॉल आर बाई कैपिटल और स्मॉल वाई बनता है। इसी प्रकार अब इसका कराया जाएगा इन्हीं चारों से तो यहाँ लिख दिया जाएगा। और फिर ऐसे ही कैपिटल और स्मॉल का कराया जाएगा चारों से तो यहाँ पर लिखा जाएगा। ऐसे ही फिर किसका, स्मॉल वाई और स्मॉल आर का कराया जाएगा
कैपिटल वाई और कैपिटल आर से, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ऐसे ही प्रकार इनका क्या कराया जाता है, F2PD में स्वपरागण कराया जाता है। तो यहाँ पर देखिए F2PD में जो फिनोटाइप अनुपात बनता है, क्या बनता है, फिनोटाइप अनुपात। हाँ देखो, गोल पीले, गोल पीले, गोल क्या होता है, प्रभावी होता है, और पीले भी कैसा होता है, प्रभावी होता है। तो अपन को क्या देखना है इसमें, गोल के लिए कैपिटल आर और पीले के लिए कैपिटल वाई। जिस भी डिब्बा में कैपिटल आर और कैपिटल वाई है वो क्या हो जाएंगे, गोल पीले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गोल पीले। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, गोल पीले। एक तो गोल पीले ये होगा, 1 2, 2 के बाद क्या है, 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद, 5 के बाद क्या है, 6, 6 के बाद, 6 के बाद है क्या, 6 से 7, 7 और 1 कहाँ है, 7 1 8, 8 और 1 कहाँ पर है, 8 और 1 स्मॉल 1 कैपिटल, 8 और 1 9, नहीं 8, 8 और 1 ये हो गया, ये हो गया, कितना बचा हो, जे वाला 9, 8 और 1 9, तो टोटल जी यहाँ पर कितने हो गए, 9। अब गोल हरे, गोल का मतलब होता है एक कैपिटल आर और हरे का मतलब होता है स्मॉल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक ये हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 हो गए, और यहाँ पर कितना है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, जी यहाँ पर कितना है, 3। तो ऐसे इसका रेशियो बन जाता है, इसी से ढूंढ के। तो यहाँ से रेशियो क्या बनता है, गोल पीले का 9, गोल हरे का 3, झुर्रीदार के कितने, 3 होते हैं, और झुर्रीदार हरे केवल 1 होता है। वो झुर्रीदार हरे कौन होता है, वो होता है अपना जी वाला, केवल 1 होता है। जी कितना होता है, केवल 1 होता है। बाकी के जो 3 के रेशियो में होते हैं और 1 9 के रेशियो में होता है। तो टोटल कितने हो जाते हैं अपने, 9 और 1 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 चौको 16, टोटल 16 ही होते हैं। तो इस प्रकार अपन क्या निकालते हैं, फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं इनको जोड़ के। ये होता है द्वितीयक पीढ़ी में फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1। द्विसंकर क्रॉस के परिणाम जिनमें जनक 2 जोड़े विपरीत विशेषकों में भिन्न थे, जैसे बीज का रंग और बीज की आकृति। आगे है F2PD में। F2PD में देखिए, जो गोल और पीले बीज थे वो उनका कितना था, 9 था, और यहाँ पर गोल और हरे कितने थे, 3 थे। यहाँ पर झुर्रीदार और पीले बीज कितने थे, 3 थे, और झुर्रीदार और हरे बीज केवल कौन थे, तो केवल 1 था। इसी प्रकार उनका रेशियो बनता है F2PD में फिनोटाइप का 9:3:3:1। इस प्रकार से 2 अलग अलग बीजों की आकृति एवं रंग को स्वतंत्र वंशानुगत देते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी।